द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर चुप रहते हैं, पर ये लाखों जिंदगियों पर असर डालती है। IBS-C मतलब कब्ज वाला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो सोर्स है वो कोई भारी भरकम मेडिकल जर्नल नहीं है। अच्छा। ये एक इंसान का अपना बहुत ही पर्सनल अनुभव है जो खुद इस कंडीशन से गुजरा है, और ये हमें इस पूरी समस्या के ह्यूमन साइड को समझने का एक बहुत ही यूनिक मौका देता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस अनुभव के जरिए IBS-C की फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की चुनौतियों को समझना, और सबसे जरूरी बात ये जानना कि इससे जूझते हुए एक बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ज़रूरी विषय है, क्योंकि जैसा सोर्स में भी जिक्र है, कुछ बीमारियां वो दिखती नहीं हैं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। किसी की पर्सनल कहानी हमें वो बातें सिखाती है जो अक्सर डॉक्टर की रिपोर्ट और मेडिकल डेफिनेशंस में कहीं खो जाती हैं। हाँ, सोच की शुरुआत ही बहुत पावरफुल है। लेखक अपने लक्षणों के बारे में बताते हैं, जैसे लगातार कब्ज, पेट में ऐंठन, ब्लोटिंग, गैस। सुनने में तो ये सब आम पाचन से जुड़ी समस्याएं लगती हैं। बिल्कुल। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो लिखते हैं कि उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया। सब कुछ नॉर्मल। हाँ, सोर्स में एक लाइन है जो मुझे सच में बहुत चुभ गई। बीमारी दिखती नहीं है, लेकिन तकलीफ पूरी तरह महसूस होती है। सही बात है। तो ये एक मरीज के लिए कितना बड़ा मेंटल चैलेंज होगा, है ना? जब आपकी तकलीफ असली है पर कोई रिपोर्ट उसे साबित ही नहीं कर पा रही। ये शायद नहीं, ये IBS-C की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौतियों में से एक है। अब सोचिए, आप दर्द में हैं, परेशान हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता तो आपको खुद परेशान होने लगता है। अच्छा। परिवार वाले, दोस्त, शायद वो भी नहीं समझ पाते कि अगर रिपोर्ट ठीक है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी कार रोज अजीब आवाज कर रही है, लेकिन जब आप उसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वो एकदम खामोश हो जाती है। क्या बढ़िया एनालॉजी यहाँ। आप जानते हैं कि समस्या है, पर आप उसे साबित नहीं कर सकते। और इस वजह से एक अकेलापन महसूस होता होगा। शायद लोग सोचने लगते हैं कि क्या मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, कहीं ये सब मेरे दिमाग में तो नहीं है। इस तरह के सवाल तो किसी को भी अंदर से तोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। इसी को इनविजिबल इलनेस या अदृश्य बीमारी कहते हैं। बाहर से आप बिल्कुल ठीक ठाक दिखते हैं, शायद ऑफिस जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप लगातार एक डिस्कम्फर्ट और दर्द से लड़ रहे होते हैं। ये जो बाहर और अंदर का विरोधाभास है, यही अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन और जन्म देता है, जिसका जिक्र सोर्स में मानसिक तनाव, बेचैनी और डर के रूप में किया गया है। लड़ाई सिर्फ पेट से नहीं रहती, वो दिमाग से भी शुरू हो जाती है। और यहीं से शायद वो विशियस साइकिल शुरू होता है जिसके बारे में सोर्स बात करता है। हाँ बिल्कुल। पेट की तकलीफ से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, और फिर वो स्ट्रेस वापस पेट की तकलीफ को और बढ़ा देता है। ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, विशियस साइकिल। हमारा जो गट है, हमारा पाचन तंत्र, उसे अक्सर दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। हाँ, मैंने सुना है ये। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारे पेट और दिमाग के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। हमारा पेट हमारी भावनाओं के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग कुछ ऐसे सिग्नल भेजता है जो पाचन को धीमा या तेज कर सकते हैं, पेट में ऐंठन पैदा कर सकते हैं। मतलब पेट में दर्द हुआ जिससे चिंता हुई कि बाहर जाने पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और फिर उस चिंता की वजह से पेट के लक्षण और ज्यादा बिगड़ गए, जिससे चिंता और गहरी हो गई। इस चक्र को तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल लगता होगा। बहुत मुश्किल। सोर्स बताता है कि कैसे ये डर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी होने लगा था। कहीं बाहर खाने जाने से पहले सोचना, किसी ट्रिप पर जाने से घबराना, ओहो। यहाँ तक कि ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग से पहले भी पेट में गड़बड़ शुरू हो जाना। आपका जीवन आपकी बीमारी के इर्द गिर्द घूमने लगता है, आप उसके कैदी बन जाते हैं। सही बात। इसीलिए सोर्स में तनाव को कम करने की सलाह सिर्फ एक लाइफस्टाइल टिप नहीं है, बल्कि ये इस बीमारी के मैनेजमेंट का एक सेंट्रल पिलर है। अगर ये चक्र इतना मजबूत है तो सवाल ये उठता है कि इसे तोड़ा कहाँ से जाए। सोर्स के मुताबिक उनकी रिकवरी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें ये एहसास हुआ कि IBS-C कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। ये एक छोटी सी लाइन लगती है, पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ये एक जबरदस्त मेंटल शिफ्ट है। जब तक बीमारी को लेकर एक अनजाना डर होता है, हर लक्षण के साथ ये ख्याल आता है कि कहीं ये किसी बड़ी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं। हाँ बिल्कुल। आप असहाय महसूस करते हैं, जैसे आपका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं है।
लेकिन जैसे ही एक डॉक्टर आपको ये कंफर्म करता है कि ये क्रॉनिक कंडीशन है जो परेशान करने वाली तो है पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। मतलब अनिश्चितता का जो डर है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, डर की जगह एक्टिव मैनेजमेंट ले लेता है। ये मानसिकता में एक विक्टिम होने से अपनी हेल्थ का मैनेजर बनने जैसा बदलाव है। वाह। आप ये सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, पर मैं इसके साथ जीना सीख सकता हूँ, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। सोर्स के लेखक के लिए यहीं से असली रिकवरी की यात्रा शुरू होती है। ये एहसास कि आप पावरलेस नहीं हैं, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, पर क्या सोर्स ये भी बताता है कि इस मेंटल शिफ्ट तक पहुंचने में कितना समय और मेहनत लगती है? क्योंकि ये रातों रात तो नहीं होता होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल रातों रात नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। इसमें सबसे पहला कदम है सही जानकारी और एक अच्छा डॉक्टर जो आपकी बात सुने और आपकी तकलीफ को वैलिडेट करे। जब डॉक्टर कहता है हाँ, आपकी समस्या असली है और इसे आईबीएस कहते हैं, तो मरीज को पहली बार लगता है कि उसे समझा जा रहा है। इसके बाद एक्सेप्टेंस का फेज आता है। स्वीकार करना। हाँ, यह स्वीकार करना कि यह एक लंबी लड़ाई हो सकती है और इसका कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है। इस एक्सेप्टेंस से ही धैर्य आता है, जो मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। डर पर काबू पाने के बाद सोर्स कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक कदम सुझाता है। पहला कदम है घबराना बंद करें और खुद को कमजोर न समझें। ये माइंडसेट से जुड़ा पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये स्वीकार करना कि ये एक रियल मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपकी पहचान या आपकी कोई कमजोरी नहीं है। सही है। बहुत से लोग ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस को एक पर्सनल फेलियर की तरह देखने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये कदम सेल्फ कंपैशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर पहला इशारा है। ये खुद से कहने जैसा है, ये मेरी गलती नहीं है और मेरे पास इससे डील करने की ताकत है। ठीक है, तो माइंडसेट ठीक करने के बाद अगला कदम है समय पर इलाज लेना, खाने पीने पर ध्यान देना और तनाव को कम करना। ये एक तरह का 3 pronged अप्रोच लगता है। हाँ, ये मैनेजमेंट का कोर पिलर है। इसे एक एक करके समझते हैं। समय पर इलाज का मतलब है एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लेना ताकि सही दवाइयां मिल सके और दूसरी गंभीर बीमारियों के आशंका को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। ओके। दूसरा है खाने पीने पर ध्यान देना। ये बहुत ट्रिकी हो सकता है। जो एक के लिए ठीक है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो कोई इसका पता कैसे लगा? ये तो एक तरह की डिटेक्टिव वर्क जैसा लगता है। आपने सही कहा, ये बिल्कुल जासूसी का काम है और इसीलिए सोर्स में किसी खास डाइट का नाम नहीं लिया गया, बल्कि ध्यान देने की बात कही गई है। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक फूड डायरी बनाना। फूड डायरी? हाँ, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं और उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है, इसे नोट करें। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। अच्छा। आपको पता चलेगा कि शायद डेयरी प्रोडक्ट्स आपको परेशान करते हैं, या ज़्यादा तला हुआ खाना, या फिर कोई खास सब्जी। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें धैर्य चाहिए, पर यह आपको अपनी बॉडी का एक्सपर्ट बना देता है। और तीसरा हिस्सा है तनाव कम करना, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। मतलब दवा, डाइट और दिमाग, इन तीनों पर एक साथ काम करना होगा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। एग्जैक्टली। आप सिर्फ एक गोली खाकर इसे ठीक नहीं कर सकते हैं और सिर्फ डाइट बदलकर भी शायद पूरी तरह आराम ना मिले। जब तक आप तनाव वाले पहलू को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक एक हिस्सा अधूरा रह जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें मेडिटेशन, योगा, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइजेज या बस अपनी कोई हॉबी जैसे करने से आपको खुशी मिलती है, कुछ भी शामिल हो सकता है। मुद्दा यह है कि दिमाग को शांत रखने के तरीके खोजने होंगे। और आखिर में सोर्स में एक सलाह है जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी। अपने शरीर की भाषा को समझें। ये सुनने में बहुत गहरा, लगभग फिलोसॉफिकल लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? हाँ, और ये शायद उन सभी सलाहों का निचोड़ है। शरीर की भाषा को समझना मतलब अपने शरीर के सिग्नल्स के प्रति अवेयर होना। ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये नोटिस करना कि क्या नींद पूरी ना होने पर आपके लक्षण बिगड़ जाते हैं, क्या किसी तनावपूर्ण मीटिंग के बाद पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है, क्या ज्यादा देर तक बैठे रहने से ब्लोटिंग होती है। तो ये एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस है। अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर के छोटे छोटे सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। सिर में हल्का दर्द है तो गोली खा ली, पेट में गड़बड़ है तो कुछ एंटासिड ले लिया। हम रुककर ये नहीं पूछते कि शरीर हमें ये सिग्नल दे क्यों रहा है।
एकदम सही। लेखक ने यही किया। उन्होंने अपने शरीर के साथ एक डायलॉग बनाना शुरू किया। उन्होंने ये समझना शुरू किया कि उनका शरीर अलग-अलग स्थितियों, भोजन, तनाव, नींद, भावनाओं पर कैसे रिएक्ट करता है। जब आप इस भाषा को समझने लगते हैं तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं। आपको पता होता है कि कल एक स्ट्रेसफुल दिन है, तो आज रात अच्छी नींद लेना और हल्का खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ये किसी और के दिए गए नियमों का पालन करने के बजाय अपनी बॉडी के यूनिक यूज़र मैनुअल को खुद लिखने जैसा है। वाह! ये एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार ये है कि आईबीएससी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग कंडीशन है, ठीक है। जो शरीर और दिमाग दोनों पर एक साथ हमला करती है। लेकिन ये सोर्स निराशा की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद और एम्पावरमेंट की कहानी है। सही कहा। सोर्स का जो आखिरी मैसेज है वो बहुत शक्तिशाली है कि सही मार्गदर्शन और धैर्य के साथ एक नॉर्मल, हेल्दी और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। ये उन लाखों लोगों के लिए बहुत आशा की बात है जो चुपचाप इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि सोर्स में बताया गया समाधान का लक्ष्य बीमारी को जड़ से खत्म करना नहीं है। अच्छा। बल्कि उसके साथ अच्छी तरह से जीना सीखना है। कई क्रॉनिक कंडीशंस में इलाज का मतलब हमेशा बीमारी का पूरी तरह से खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि उसे इस तरह से मैनेज करना होता है कि लाइफ की क्वालिटी बनी रहे। ये एडॉप्टेशन और सेल्फ अवेयरनेस की एक यात्रा है। ये बहुत गहरी बात है। ये हमें परफेक्शन के बजाय बैलेंस पर फोकस करने के लिए कहती है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है। ये सोर्स हमें अपने शरीर की भाषा को समझने के लिए कहता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अपनी रोज की भाग दौड़ में हम में से कितने लोग सच में एक पल रुककर अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनते हैं? सिर्फ पाचन के बारे में ही नहीं, बल्कि तनाव, थकान, बर्नआउट, हमारे शरीर हमें लगातार इशारे दे रहा होता है। असली सवाल ये है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?